हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक खूबसूरत, हौसला अफजा महसूस करने वाली फैंटासी फिल्म देखने जा रहे हैं। मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर आइए फिल्म देखते हैं। शुरू में एक मोटी लड़की जो एक मर्द की तस्वीर खींचती है को हमारी कहानी की हीरोइन के तौर पर मुतारफ कराया जाता है, जोन। ताहम वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखती और अक्सर क्लास में सोती है। ये देखकर उस्ताद ने चाक का एक टुकड़ा इस पर फेंक दिया। वो अचानक जाग जाती है। जोअंग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते। उस्ताद अक्सर उसे डांटता है और उसके हमजमात उसे छेड़ते हैं और उसे मोटा कहते हैं। घर में भी इसकी माँ से गैर सेहत बख्श खाना खाने और अपने तमाम मज़ामीन में फेल होने पर डांटती है। ये जोअंग की अलमनाक जिंदगी है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जोअंग उम्मीद पर कायम है, यकीन रखते हुए कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगरचे इसकी जिंदगी उदासियों से भरी हुई है, लेकिन इसे दो वजूहात की बना पर स्कूल जाना अच्छा लगता है। सबसे पहले स्कूल जाते हुए वो करीबी दुकान से अपना पसंदीदा पिज्जा खाती है। ऐसा लगता है कि इसका वजन बढ़ने की वजह पिज्जा है। दूसरा, स्कूल में उसकी खुशी फैन है, हमारी कहानी का हीरो। इसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि वो इस पर प्यार करती है, लेकिन वो इससे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती कि वो खूबसूरत है। फैंग नर्म दिल है और हर एक के साथ यकसा सलूक करता है, चाहे उनकी शक्ल कुछ भी हो। इसका अच्छा सलूक और अखलाक जोअंग को मुतासिर करता है। फैंग के करीब जाने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके आजमाती है। फैंग टॉपर है और तलबा की एक खुसूसी कमेटी का हिस्सा है जिसमें सिर्फ आला कारकर्दगी वाले तलबा ही शामिल हो सकते हैं। इसलिए इसके करीब जाने के लिए जोअंग को अच्छी तरह से मुताला करने की जरूरत है, लेकिन वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखती है। फिर से एक और तरीका मालूम हुआ, स्कूल के इंतखाबात में हिस्सा लेना। अगर वो एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होती है तो उसे तवज्जो हासिल करने का मौका मिल सकता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों को इस बारे में तकरीर करनी चाहिए कि अगर वो जीत गए तो वो तलबा के लिए क्या करेंगे। लिन नाम की एक लड़की जो खूबसूरत और होशियार है, एतमाद के साथ अपनी तकरीर करती है। तलबा आपस में बुड़बुड़ाते हुए कहते हैं कि लिन की जीत यकीनी है। अगला, जोअंग स्टेज पर आता है। हमेशा की तरह तालिब इल्म की शक्ल का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो बहरहाल एतमाद से बोलती है। तकरीर के बाद लिन का दोस्त एक ऐप चेक करता है जो लाइव वोटिंग की गिनती दिखाता है। वो लिन को दिखाती है कि वो आगे है, जबकि जोअंग के पास सिर्फ एक वोट है, इसका अपना। इसके बाद जोअंग घूम फिर कर सबसे इसे वोट देने को कहते हैं, लेकिन कोई भी इसे संजीदगी से नहीं लेता। अचानक एक लड़का इसका बैग पकड़ता है और इसे दोबारा धौंस देता है। वो इससे इसे वापस करने की इल्तिजा करती है, लेकिन वो इसे चैलेंज करता है, अगर तुम मुझे पकड़कर अपना बैग वापस ले लो तो मैं तुम्हें वोट दूंगी और मेरे तमाम दोस्त तुम्हें वोट देंगे। वो भागता है। वोट हासिल करने के ख्याल से पुरजोश वो इसका पीछा करने लगती है। स्कूल के अर्द गिर्द एक तवील पीछा करने के बाद वो थक जाती है। वो आदमी जोअंग बैग को दरख्त पर फेंक देता है। तालिब इल्म इस पर हंसते हैं, लेकिन जोअंग हिम्मत नहीं हारता। वो बहादुरी से दरख्त पर चढ़ती है और अपना बैग ले जाती है। जब वो खुशी से फतह का नारा लगाती है तो शाख टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके एतमाद और जज्बे को देखकर ऐप पर उसके वोटों की तादाद बढ़ जाती है और वो 5वें नंबर पर पहुंच जाती है। लिन और उसके दोस्त इसे कबूल नहीं कर सके और इसे किसी चीज में फंसाने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। बाद में क्लास में अफरा तफरी फैल जाती है जब लिन के एक दोस्त ने दावा किया कि इसका पर्स चोरी हो गया था। उस्ताद तलबा के बैग चेक करना शुरू कर देता है। जब जोअंग की बारी है, लिन के ग्रुप ने इसका नाम खराब करने और इसे इलेक्शन से बाहर करने के लिए पहले ही इसके बैग में पर्स लगा रखा है। टीचर जोअंग पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए डांटती है। जोअंग समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे अगले दिन अपने वालिदैन को लाने के लिए कहकर इलेक्शन से हटा दिया।
इस रात जोअन अकेले चलते हैं, मुंजमद और नाउम्मीद महसूस करते हैं। वो अपने आप से सोचती है, तलबा उसे धोस देते हैं, वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो जाती है और अब इस पर चूर का लेबल लगा हुआ है। सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत नमूदार होती है और नीचे गिरती है। अगरचे जोअन ने सब कुछ खो दिया है, इसका मेहरबान दिल इस खातून की मदद के लिए उसकी रहनुमाई करता है। बूढ़ी औरत कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मसाइल से भरी हुई है और अब तुम घर जाने से डरते हो। बूढ़ी औरत को ये सब कैसे मालूम हुआ, इससे हैरान जोअन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ी औरत इसे रोकती है, इसे एक कड़ा देती है, कुछ जादुई अल्फाज कहती है और इसे घर जाकर सोने का मशवरा देती है। वो बूढ़ी औरत कल कहती है, तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगले दिन जोअन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। वो ब्रेसलेट को देखती है और इस पर पत्थर को खुरचती है, नादानिस्ता तौर पर जादुई टाइमर को चालू करती है। वो अपनी माँ को अलविदा कहने की कोशिश करती है, लेकिन घर पर कोई नहीं है। वो अपनी साइकिल लेकर पिज्जा की दुकान पर जाती है, लेकिन वो खाली है। यहाँ तक कि सड़कें भी सुनसान हैं। वो काउंटर पर पिज्जा और चिकन देखती है, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाती। वो सवारी से स्कूल जाती है। स्कूल में इसका स्कर्ट उसकी साइकिल पार्क करते वक्त आंसुओं का था। वो उसे देखती है, लेकिन देर होने के डर से अंदर भागती है। जब वो स्कूल में दाखिल होती है तो वो चौंक जाती है, वहां कोई नहीं है। इसका क्लास रूम खाली है। जोअन को सदमा हुआ, लेकिन इस लम्हे के लिए राहत मिली कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं, सिर्फ तन्हाई है। और इसे याद है, एक रात पहले मगलूब और टूटी हुई उसने एक बूढ़ी औरत से कहा था जिससे वो मिली थी, मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे किसी से नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसमें तन्हा रहना चाहता हूँ। और अब जब वो स्कूल के हालों में से गुजरती है तो कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। अजीब पुरअमन, कोई शोर नहीं, कोई तालिब इल्म नहीं, असातिज़ा नहीं है, कोई बदमाश नहीं, बस खामोशी। जोअन मुस्कुराया। पहली बार वो वाकई आजाद महसूस करती है। वो अपनी तन्हाई से लुत्फ अंदोज होते हुए खाली स्कूल में घूमती है। ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ इसकी है। फिर वो लिन की साइकिल को देखती है। लिन, जिसने हमेशा उसकी जिंदगी को दुखी बनाया, इसके अंदर गुस्से की एक लहर उठती है। वो जानती है कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन शायद थोड़ी सी बेज़रर अदायगी करेगी। इसलिए वो लिन की साइकिल को रस्सी से बांधती है और इसे बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर लटका देती है। जैसे ही वो मुड़ती है, इसे पेंट का एक डब्बा नजर आता है। मुतासिर होकर वो दीवार पर चलती है और दिलेरी से लिखती है, मुझे फैंग पसंद है। मुस्कुराते हुए वो अपनी साइकिल पर सवार होकर गलियों में घूमती है। वो अपनी पसंदीदा पिज्जा शॉप पर रुक जाती है और इसे रोकने वाला कोई नहीं होता। वो सब कुछ खाती है जो वो चाहती है, यहाँ तक कि वो घर ले जाने के लिए स्नैक्स पैक करती है। घर पर मुकम्मल और मुतमईन जोअन डूब जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोती है, इसका कड़ा एक पुराना तोहफा जिसके बारे में वो तकरीबन भूल गई थी नोच जाती है। इसमें एम्बेड किया गया छोटा टाइमर क्लिक करता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। इसकी माँ बहुत ज्यादा गैर सेहत बख्श खाना खाने पर उसे चीखते हुए अपने कमरे में घुस जाती है। जोअन उलझन और बदमिजाजी से बेदार हुआ। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था? फिर भी चकराकर वो स्कूल जाती है, लेकिन रास्ते में वो कुछ देखती है जो उसे अपनी पटरियों में जमा देती है। पिज्जा शॉप का मालिक बाहर है, गुस्से से इसके बारे में बात कर रहा है कि इसका सारा खाना पुरअसरार तरीके से कैसे चोरी हो गया। इसका दिल दौड़ता है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो बास्केटबॉल कोर्ट पर एक हुजूम जमा होता है। तलबा हंस रहे हैं और इशारा कर रहे हैं। जोअन अंदर से धकेल कर देखता है। लिन, रूना, होठ से लटका हुआ, अपनी साइकिल से उलझकर चीख रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कोई मेरी मदद करे।
जोआंग की नजरें करीब की दीवार की तरफ जाती है। अल्फाज मैं फैंग से मोहब्बत करता हूँ, तलबा उसे जली पेंट में घूरते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं था। दंग रहकर वो एक करीबी तालिब इल्म से कहती है कि वो उसे चुटकी लगाए। उसे ये यकीनी बनाना होगा कि ये ख्वाब तो नहीं था। लेकिन जब वो मुड़ कर देखती है कि उसे किसने चुटकी मारी है, ये फैंग है। वो शर्मा कर अपने क्लास रूम की तरफ लपकती है। दिल धड़कता है। वहां वो कुछ और देखती है। इसका स्कर्ट फटा हुआ है, जैसा कि इसके ख्वाब में होता है। वो समझती है कि ये सब हकीकी है। स्कूल के बाद वो घर भागती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। लेकिन इसकी माँ खामोशी से सुनती है, फिर उसे डांटती है। तुम ये सब गैर सेहत बख्श खाने की वजह से तसव्वुर कर रहे हो। इस तरह खाना बंद करो। मुख्तलिफ महसूस करते हुए जोआंग अपने कमरे में दाखिल होती है, या सिर्फ उसके बाहर स्नैक्स का खुफिया जखीरा तलाश करने के लिए। नाश्ता के पास बैठी इत्तेफाक से खा रही है, पहले की बूढ़ी औरत है। जोआंग चीखता है और खौफ से टेनिस का बेट पकड़ता है। लेकिन बूढ़ी औरत पुरसुकून रहती है और कहती है, उसे नीचे रखो। अब बताओ तुम्हारी दुनिया कैसी थी? इसमें कोई नहीं। जोआंग ने मुतालबा किया, क्या तुमने ये सब मेरे साथ किया? बूढ़ी औरत कहती है कि मैं नहीं। तुम्हारा कड़ा। वो बताती है कि कड़ा एक पुरस्कार ताकत रखता है। अगर किसी खास तरीके से खुरचते हैं तो ये एक अलग टाइमलाइन बनाता है। हफ्ते का 8वां दिन सिर्फ पहनने वाले के लिए। एक मुकम्मल 24 घंटे जहां दुनिया जिम जाती है। कोई इंसान नहीं, सिर्फ पहनने वाला, कुछ भी करने के लिए आजाद। लेकिन वो खबरदार करती है, अगर आप टाइमलाइन के बनने के वक्त कुछ तब्दील करते हैं तो किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। जोआंग कहते हैं, इसकी वजह से लिन बास्केटबॉल कोर्ट में था। बूढ़ी औरत सर हिलाती है। उसे समझदारी से इस्तेमाल करें, उसे ज़ाय ना करें। ये कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन जोआंग दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा मानी खेज के लिए। वो वक्त को मुंजमद करती है और फैंग के कमरे में घुस जाती है। वो हमेशा इससे प्यार करती है, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अपने वजन और ज़ाहिरी शक्ल के बारे में गैर महफूज महसूस करते हुए वो चिपचिपा नोटों का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ बातचीत करती है। वो लिखती हैं, मैं दूसरी दुनिया का अजनबी हूँ, क्या हम दोस्त बने? अपनी शनाख्त खुफिया रखने के लिए वो एक नाम तलाश करती है और इसे रियाजी की एक नोटबुक में पाई की अलामत मिलती है। वो अपना नाम पाई लिखती है। फैंग वो नोट देखता है और हंसता है। वो उसे फेंक देता है। फौरन ही इसे दूसरा नोट मिला। मैं असली हूं। ये मत समझो कि ये कोई ड्रामा है। उलझन में लेकिन मुतजस्सिस वो जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें अजनबी कहूं या फरिश्ता? जॉन खुश थी। वो मुस्कुराकर वापस लिखती है, इलीन अजीब लगता है, मुझे फरिश्ता कहो। आखिरकार वो फैंग से बात कर रही है। बाद में इसकी टीचर ने इसका सामना करते हुए इस पर एक हम जमात का पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाया। जॉन स्कूल में होने वाली अजीब व गरीब चीजों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस्ताद इस पर यकीन नहीं करता है। अगर मेरी मेज बाथरूम जाती है तो मैं आप पर यकीन करूंगा। सेकंड बाद उसकी मेज को बाथरूम में टेलीपोर्ट किया जाता है। सदमे से आखिरकार उसने इस पर यकीन किया और क्लास को सूरत हाल की वजाहत की। जोआंग अब उसे सुकून मिला है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, फैंग के साथ इसका खुफिया राब्ता मजीद गहरा होता जाता है। एक दिन वो परेशान दिखाई देता है। वो पूछती है क्यों? 11 दिन के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो लिखते हैं, लेकिन मेरा स्कूल सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देगा। जोआंग ने मदद करने का फैसला किया। जब हेड मास्टर की असिस्टेंट 2 दिन की छुट्टी देने वाले सरकारी सर्कुलर के साथ चलती है, तो जोआंग अपने कड़ा के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इसे बारीकी से 11 कर देती है। मुआविन
बेखबर सर्कुलर तकसीम करता है। असातिज़ा हैरान हैं, लेकिन असिस्टेंट का कहना है कि इस पर हेड मास्टर के दस्तखत थे। पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। फैंग खास तौर पर खेलने के लिए पुरजोश है। टूर्नामेंट के दौरान फैंग की टीम हार रही है, जब तक कि जॉन थोड़ा सा वक्त जमाने वाले जादू में मदद नहीं करता। वो जीत जाते हैं और हर कोई फैंग के लिए खुश होता है। इस रात जॉन ने लिन और उसके दोस्त को बैत अल खला में बात करते हुए सुना। आप कमेटी के रुकन हैं और जल्द ही आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। हमने पहले ही जॉन को इसके बैग में डालकर सबूताज कर दिया है, लेकिन हमें मजीद कुछ करने की जरूरत है। जॉन अंदर छुपा सब कुछ सुनता है। इसकी आंखें तन हैं। वो बदला लेने का फैसला करती है। 2 दिन बाद जब हेड मास्टर आए और स्कूल को खाली देखा तो वो गुस्से में आ गए। वो जवाब मांगता है। असिस्टेंट को अंदाजा नहीं है कि सर्कुलर कैसे तब्दील हुआ। घबराकर वो तमाम तलबा को वापस बुलाता है। जॉन भी वापस आता है एक मंसूबा बंदी के साथ। वो तमाम चोरी शुदा पर्स इकट्ठा करती है और उन्हें लिन के बैग में रखती है। इसे बेनकाब करती है। मीठा बदला। फैंग के साथ इसका रिश्ता चिपचिपा नोटों के जरिए खिलता रहता है। एक दिन फैंग लिखता है, मैं जानता हूं कि आपने मैच जीतने में मेरी मदद की, लेकिन मैं अगली बार खुद ही जीतना चाहता हूं। वो जवाब देती है, मैं जानता हूं कि आप पर एतमाद है, मुझे आप पर यकीन है। फिर भी वो इसके करीब रहना चाहती है, न सिर्फ नोटों के जरिए। वो लिन की दोस्त को याद करती है जो स्टूडेंट कमेटी के बारे में बात कर रही थी, और वो जानती है कि मेंबर बनने के लिए उसे क्लास में टॉप 3 में होना जरूरी है। पुरज़्म वो इम्तिहानात के दौरान अपनी वक्ती ताकत का इस्तेमाल करती है और बेहतरीन जवाबात लिखती है। जब नताइज का ऐलान किया जाता है, हर कोई हैरान रह जाता है, खास तौर पर जॉन। पहली बार वो टॉप तालिब इल्म है। फैंग दूसरे नंबर पर है और लिन तीसरे नंबर पर है। यहाँ तक कि वो तालिबात जो कभी इसे गुंडागर्दी करती थी, वो भी उसके साथ इज्जत से पेश आने लगती है। असातिज़ा इसकी तारीफ करते हैं। गहराई में वो थोड़ा सा कसूरवार महसूस करती है, लेकिन खुश भी। वो फैंग के करीब आ रही है, कमेटी रूम में वक्त गुजार रही है और हर रोज मजीद पुरएतमाद होती जा रही है। लिन दूर से देखता है, मायूस लेकिन बे-इख्तियार। एक दिन नोटिस के जरिए जॉन लिखता है, जब हम मिलते हैं तो आपको मेरी नजर पसंद नहीं आती है। फैंग जवाब देता है, मुझे जाहिरी शक्लों की कोई परवाह नहीं है। हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। मैं ऐसे लोगों का फैसला नहीं करता। फैंग मुस्कुराया और लिखता है, हम कब मिल सकते हैं? और जॉन दिल की दौड़ जवाब देता है, जल्द ही। मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा। एक दिन जब एक तालिब इल्म ने फैंग से रियाजी के एक मुश्किल सवाल के बारे में पूछा, बदकिस्मती से फैंग को इसका जवाब मालूम नहीं था, इसलिए इसने इसे हल करने के लिए उसे जॉन के हवाले कर दिया। जॉन परेशान नहीं जानता था कि क्या करे, लेकिन परेशानी के रश में उसने अपना कड़ा इस्तेमाल किया कि एक पुरस्कार तोहफा जिसने इसे अनोखी ताकतें अता की। इसके साथ वो एक हवाला तलाश करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ भाग गया। इसने हल तलाश करने की उम्मीद में तमाम तलबा की किताबें खर्ची। कई घंटों की तलाश के बाद वो स्टाफ रूम में पहुंची, जहां आखिरकार उसे जवाब मिल गया। रियाजी के उस्ताद ने रियाजी का सवाल पहले ही हल कर दिया था। तसल्ली हुई। उसने इसे कॉपी किया और फख्र से उसे फैंग को दिखाया जैसे इसने इसे खुद हल किया हो। फैंग ने बेखबर इसे मुबारकबाद दी और जल्द ही पूरी क्लास ने अपने अपने रियाजी के सवालात के मसाइल में मदद के लिए इसके पास आना शुरू कर दिया। जॉन तवज्जो से मगलूब होकर हर एक के रियाजी के सवाल को हल करने के लिए अपना ब्रेसलेट इस्तेमाल करता रहा। जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता गया, वो मजीद थकने लगी। लेकिन ये वहां खत्म नहीं हुआ। खेलों का दौरानिया आ गया और खुश्की महसूस करने के बावजूद
जोअन को अचानक लिन ने 1500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ाया। क्लास में खुशी का इजहार किया और स्पोर्ट्स टीचर ने उसे अपनी बेहतरीन कोशिश करने की तरगीब दी। दौड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। जोअन दौड़ में शामिल हो गए, लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ उसे एहसास हुआ कि वो बरकरार नहीं रह सकती। इसके हम जमात आगे बढ़े, जबकि वो आगे बढ़ने के लिए जिदोजहद कर रही थी। मायूसी के आलम में जोअन ने अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए वक्त मुंजमद किया और एक लम्हे को आराम किया। फिर अपने कले की ताकत से वो पहले खत्म लाइन को उबूर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता 1 इंच आगे बढ़ने में कामयाब हुई। लिन और उसके दोस्त ने इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए पुरज़्म इसकी अजीब कारकर्दगी की वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा, किसी चीज़ ने उनकी तवज्जो मबजूल कराई। जब भी जोअन ने अपने ब्रेसलेट को छुआ, वो आगे बढ़ गई। उनका शक बढ़ गया। दरियासना जोअन ने फैंग को खत लिखा, इसे बताया कि इम्तिहानात के बाद वो इससे मिलेंगी। पुरजोश फैंग ने पूछा कि जब वो आई तो वो कैसे पहचान सकता है। जोअन ने वादा किया कि वो सफ़ेद लिबास पहनेगी, लेकिन एक मसला था, जोअन के पास मुनासिब सफ़ेद लिबास नहीं है। लिहाजा वो अपनी बचत से एक खरीदने की उम्मीद में करीबी दुकान पर गई। लिबास खूबसूरत था, लेकिन बहुत महंगा था। मायूस होकर जोअन ने इसे लेने के लिए अपना कड़ा इस्तेमाल किया। एक लम्हे के लिए इस पर जुर्म का एहसास छा गया, लेकिन वो जल्दी से दुकान से निकल गई। इस अमल में अपनी नोटबुक भूल गई। बाद में जोअन ये जानकर हैरान रह गया कि इसका लाकर खुला हुआ था। लिन और उसके दोस्त ने किसी तरह इसके ब्रेसलेट पर हाथ उठा लिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह सिर्फ जोअन के लिए काम करता है। वो इसके क्लास रूम में पहुंचे और इसका बैग चेक किया, जहां उन्हें सफेद लिबास मिला। जब उन्होंने इसकी चीजों को खोद लिया, लिन ने दरियाफ्त किया कि जोअन खुफिया तौर पर फैंग को नोट लिख रहे थे। लिन मजीद मशकूक होते हुए महसूस हुआ कि जोअन ने इम्तिहानात के बाद फैंग से मिलने का मंसूबा बनाया था। इंतकाम के जज्बे में लिन ने जोअन का कड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया। ये जोअन की जिंदगी का अहम मोड़ था। फाइनल के इम्तिहान आने वाले थे, लेकिन वो तैयार नहीं थी। कड़ा अब खत्म हो चुका था और उसके बगैर वो नाउम्मीद महसूस कर रही थी। मायूसी के एक लम्हे में जोअन ने इम्तिहान में धोखा दिया। उसकी मदद के लिए नोट इस्तेमाल किया, लेकिन वो पकड़ी गई। टीचर ने फौरी तौर पर उसकी माँ को फोन किया और उसे बताया कि जोअन ने धोखा दिया है। इसकी माँ तबाह हो गई। इसके बाद कपड़े की दुकान का मालिक स्कूल पहुंचा, ये बताते हुए कि जोअन 1 दिन पहले दुकान पर आया था, सफेद लिबास लिया और अपनी नोटबुक पीछे छोड़ गया। इस इंकिशाफ ने शर्मिंदगी में मजीद इजाफा किया। इसकी माँ गजबनाक और दिल शिकस्ता थी। तुमने इम्तिहान में धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला और अब तुमने चोरी की। तुम्हें क्या हुआ? उसने चीखकर जोअन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जलील और टूटा हुआ जोअन स्कूल से बाहर भाग गया। वो जुर्म और शर्मिंदगी से इस कदर गर्क हो चुकी थी कि वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाए। वो सड़कों पर घूमती थी, खोई हुई और उलझन महसूस करती थी। गुस्से में उसने सड़क पर शीशे की बोतलें तोड़ दी और फिर मुजिजाना तौर पर उसने कड़ा जमीन पर पड़ा पाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही हर चीज से बहुत दूर हो चुकी थी, स्कूल से, अपने दोस्तों से और अपनी माँ से। उसने खुद को एक वीरान इमारत में अलग थलग किया। दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। जोअन की माँ उदास और दिल शिकस्ता अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती रही। दिन गुजरते गए और जोअन नाकाबिल रसाई रहा। जोअन बिल्कुल तन्हा महसूस करते हुए और एहसास जुर्म में डूबे हुए फैंग के साथ अपना वदा याद आया। उसने इम्तिहानात के बाद इससे मिलने और अपनी गलतियों का एतराफ करने का मंसूबा बनाया था। इसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से इसके दिल का दर्द कम हो जाएगा। वो इस जगह चली गई जहां से उन्होंने मिलने का इत्तेफाक किया था, लेकिन इसके सदमे में लिन वहां पहुंची थी, वो सफेद लिबास पहनकर जो उसने फैंग को बताई थी। लिन जोअन की नोटबुक से सब कुछ दरियाफ्त करने के बाद
फैंग से राब्ता किया और अपना तारुफ पाई के तौर पर कराया। ये देखकर जोअंग का दिल टूट गया। उसने एक गहरा उदासी और अफसुर्दगी महसूस किया। अपना दर्द भूलने के लिए वो बहुत से गैर सेहत बख्श खाना खाती है। जोअंग की माँ ने इसे ढूंढा और जोअंग के लिए पुकारा। ये सब जाने बगैर जोअंग वक्त को मुंजमद करता है और अपनी माँ की दुकान से खाना चरा लेता है। दरी असना इसने एक पोस्टर देखा जो इसकी माँ ने लगाया था। पोस्टर में लिखा है, मैं पहले ही गमज़दा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। इस सूरत हाल में अपने बहुत से खाने चोरी किए हैं और अब मैं अपने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हूँ। अगर आप बदले में कुछ करना चाहते हैं तो बरा करम मेरी बेटी को तलाश करें। जब जोअंग ने पोस्टर देखा तो जुर्म की एक लहर इस पर छा गई। उसने महसूस किया कि इसके ब्रेसलेट को चोरी करने और झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करके इसने इस शख्स को तकलीफ पहुंचाई है जो इसकी देखभाल करता था। वो बार बार वही गलतियां करती थी। अब वो चीजों को दुरुस्त करना चाहती थी। जोअंग ने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कहां से आगाज करना है। उसने सड़कों से कचरा जमा करने, मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आगाज किया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन ये एक आगाज था। जब वो रद्दी की टोकरी को जमा कर रही थी, वो बूढ़ी औरत आई। इसे देखकर जोअंग रोता है और कहता है, मुझे ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, उसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, ये कड़ा एक तोहफा था। इस दबाव वाली जल्दी भरी दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन आपके पास हफ्ते में एक इजाफी दिन होता है। इस वक्त के साथ आप बहुत से अच्छे काम कर सकते थे, जैसे वजन कम करना या अच्छी तरह से पढ़ना। इसके बजाय अपने धोखाधड़ी का इंतखाब किया। क्या आपने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा और वो कितनी मेहनत करती है? वो अब आपके खोए जाने के बारे में परेशान है। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम घर क्यों नहीं जाते? जोअंग ने जवाब दिया, मैं इसका इस शर्म से सामना नहीं कर सकता। वो अपनी गलतियों पर खुद को मुजरिम महसूस करती है। बूढ़ी खातून ने इसे एक और मौका देते हुए कहा कि उसे उसकी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन वो रहेंगी। उन पर काबू पाना एक चैलेंज है। इस बार वो कड़ा ईमानदारी से इस्तेमाल करो और अपनी गलतियों को दुरुस्त करो। अब पहले घर जाओ। जोअंग डरते डरते घर में दाखिल होता है, इस डर से कि उसकी माँ उसे डांटेगी। लेकिन जब इसकी माँ इसे कई महीनों के बाद देखती है तो वो इसे गिले लगाती है, रोती है और उस पर चीखने के लिए मुआफी मांगती है। इसकी माँ रोते हुए कहती है, अब से मैं तुम पर नहीं चीखूंगी। इस वक्त जोअंग अपनी माँ को पूरी तरह समझता है। कई महीनों के बाद वो स्कूल वापस आती है। वो एक ही क्लास में नहीं पढ़ सकती। उन्होंने इसे नाकाम किया और अब वो जूनियर क्लास में है। जब वो अपनी कुर्सी पर जाती है तो दूसरे तालिब इल्म उसे अलग थलग कर देते हैं। वो कहते हैं, वो चूर है, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन जोअंग शाइस्तगी से उस्ताद से कहता है, ये ठीक है, मैं अकेला बैठूंगा। इसके बावजूद तालिब इल्म इसके साथ बदतमीजी करते रहते हैं, इस पर कागज फेंकते हैं और चीखते हैं, चूर। ये सब देखकर उसे दुख होता है। इस बार वो कड़ा इस्तेमाल करती है, धोखा देने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए। वो इस इजाफी दिन में कोई वक्त ज़ाय नहीं करती। वो पढ़ाई करती है और वजन कम करने के लिए जॉगिंग करती है। अपने तमाम जंक फूड को कूड़ेदान में फेंक देती है। वो अपनी तमाम तर कोशिशें पढ़ाई में लगाती है। दरमियान में से फैंग याद आती है। वो सोचती है, फैंग हमारा नहीं था, लेकिन हमें कम से कम उसके कमरे में जाना चाहिए। तो वो दोबारा कड़ा इस्तेमाल करती है। जब वो कमरे में दाखिल होती है तो दीवार पर तमाम चस्पा नोट देखकर चौंक जाती है। इनमें से इसे खुशखबरी मिलती है। फैंग ने दरियाफ्त किया था कि लिन असली पाई नहीं है। उसने एक नोट छोड़ा कि मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ गए थे, लेकिन मैं आपको बहुत याद करता हूँ। ये देखकर जोअंग खुश होता है और जवाब देता है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मैंने कई गलतियाँ की हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए मुझे वक्त दरकार है।
इसके बाद मैं आकर आपसे मिलूंगा। वो इस नोट पर नोट और अपनी पसंदीदा गुड़िया रखती है। अब उससे पूरी उम्मीद है। वो अपना इजाफी वक्त इस्तेमाल करते हुए भागना और पढ़ना शुरू कर देती है। वो बार बार ऐसा करती है और अपनी तमाम तर कोशिशें करती है, सख्त मेहनत करती है। 1 साल के बाद हम देखते हैं कि जोअन की माँ कपड़े की दुकान पर उसका इंतजार कर रही है। जोअन अपनी सारी मेहनत से सीढ़ियां उतरती है, पुतली और खूबसूरत। इस वक्त हम समझते हैं कि कोई भी अज़्म और मेहनत के जरिए अपने मकासद हासिल कर सकता है। जोअन अब पूरे एतमाद के साथ स्कूल में दाखिल होता है। तालिब इल्म इसकी तब्दीली से हैरान है। क्लास में तलबा हैरानी से उसे घूरते हैं। दरी असना उस्ताद ने ऐलान किया कि जोअन क्लास में टॉपर है। वो तमाम तलबा जिन्होंने इसे गुंडागर्दी की थी अब इसके लिए तालियां बजाते हैं। पहली बार वो फख्र महसूस कर रहा है। वो अब मुजरिम महसूस नहीं करती क्योंकि उसने धोखा नहीं दिया। इसके बजाय इसने सख्त मुताला किया और टॉपर बन गई। बाद में फैंग वो अपनी गुड़िया के साथ इससे मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम पाई हो? घबराहट में जोअन कहती है नहीं, और वो दिखावा करती है कि वो कुछ नहीं जानती। फैंग उलझन में है और उसने जाने से पहले माजरत की है। इस रात जोअन को लगता है कि इसकी घबराहट में उसने झूठ बोला और फैसला किया कि उसे फैंग को सच बताना चाहिए। अगली सुबह वो फैंग के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं है। इसे इसकी तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, दरअसल मैं आपकी वजह से इस स्कूल में आई हूं। मैंने काफी इंतजार किया है। चूंकि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मैं जा रही हूं। ये पढ़कर जोअन का दिल टूट जाता है। वो अपनी साइकिल पकड़ती है और फैंग को देखने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वो पहले ही चला गया है। इसका दोस्त इसे बताता है कि वो रेलवे स्टेशन पर होगा। इस वक्त वो अपना ब्रेसलेट इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस हफ्ते के लिए अपने 24 घंटे पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, इसलिए ये काम नहीं करता। इसके बावजूद वो अपनी साइकिल को जितनी तेजी से चला सकती है चलाती है और ट्रेन को जाते हुए देखने के लिए एन वक्त पर स्टेशन पहुंच जाती है। वो फैंग को बताने की कोशिश करती है कि वो पाई है, लेकिन वो इसे सुन नहीं सकता। ट्रेन की रफ्तार दूर होती है। जोअन उदास महसूस करते हुए आगे बढ़ा और प्लेटफॉर्म पर उपाय वैल्यू लिखता है, इस यकीन के साथ कि एक दिन फैंग इसके लिए वापस आएगा। बाद में जॉगिंग करते हुए उसने दोबारा बूढ़ी खातून को देखा। एक लड़का है, वो चिल्ला रहा था, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए। उसे देखकर शुरू में ही याद आता है। इसने ये कड़ा बूढ़ी खातून को देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको नया ग्राहक मिल गया है। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। फिर जोअन अपनी सैर जारी रखता है और ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।